अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। मुल्क में कशीदगी, महाज़ाराई और बदकलामी का जो सिलसिला एक साल से जारी है, उसमें कोई कमी वाक़या नहीं हो रही। इसके बावजूद कि पाकिस्तान में गुज़श्ता एक महीने के दौरान हस्ब साबिक़ा रिकॉर्ड हमले किए गए हैं, ख़ासकर खैबर पख्तूनख्वा में। लग ये रहा है कि हमारी पार्लियामेंट को, हमारे जो ताकत के मराकज़ हैं, हमारे सियासी पार्टियों को सिक्योरिटी सूरत हाल का या जो चैलेंजेस दरपेश है उसका इदराक नहीं है। बहरहाल रोज़ा शुरू हो चुका है। जिस तरीके से मिसमैनेजमेंट हमें नज़र आ रही है कि गैस नहीं है, बिजली नहीं है। मैं खैबर पख्तूनख्वा की बात कर रहा हूँ। मुफ्त आटा तकसीम करने की एक कोशिश में एक बंदे ने जान दी है। 7-8 लोग ज़ख्मी हो गए हैं। बनू और चरसदा के हालात आपने देखे होंगे। आवाम को बुनियादी सहूलियात भी मैसर नहीं है। मगर इस वाले सेशन में इस तमाम तरह सूरत हाल के होते हुए भी हमने बात करनी है जमात इस्लामी की, जिसका बहुत बड़ा तारीख़ी पस मंज़र रहा है हमारी पाकिस्तान की सियासत में। पाकिस्तान में जो मुख्तलिफ़ अदवार गुज़रे हैं उसमें जमात इस्लामी का एक मुनफरिद रवैया रहा है, अजीब पॉलिसी रही है अफ़गानिस्तान के बारे में, इंटरनेशनल कम्यूनिटी, मुस्लिम उम्मा के बारे में। और ये वाहिद पार्टी है जिसको ये क्रेडिट जाता है कि पिलडाट और बाकी जो सर्वेज़ है या उनकी जो रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर कोई एक पार्टी पाकिस्तान के अंदर जमहूरी रिवायात पर तंजीमी तौर पर पूरी उतरती है तो वो जमात इस्लामी है। और शायद इसी का नतीजा है कि इस वक्त अगर आप इसके मरकज़ी अमीर सिराजुल हक साहब की ज़िंदगी और उनकी जद्दोजहद का एक अहाता करें, एक प्रोफाइल बनाएं, तो इससे लगता है कि ये वाहिद पार्टी है जिसमें लोअर मिडिल क्लास का कोई बंदा इसके आला तरीन ओहदे तक पहुँच सकता है। गुज़श्ता दिनों पेशावर में, उसके बाद मुल्क के दीगर शहरों में जमात इस्लामी ने अपनी सूबाई जो क़यादत थी या तंजीमें थी उनकी सरबराही में एक वर्क किया, जिसमें डेटा भी शामिल था, जिसमें सूबे के वसाइल भी शामिल थे, जिसमें जो सूबों के साथ ज़्यादती हो रही है उनकी डिटेल्स भी शामिल थी, जिसमें मुख्तलिफ़ महकमों की कारकर्दगी बेहतर बनाने की तजावीज़ और एक रोड मैप भी शामिल था। और उसको खैबर पख्तूनख्वा में जो प्रेजेंटेशन दी गई सीनियर सहाफ़ियों को, इंटेलिजेंसिया को, उसका लबलबाब ये था कि खैबर पख्तूनख्वा को कुदरत ने बेपनाह सलाहियतों से, बेपनाह मादनियात से, बेपनाह वसाइल से नवाजा है, मगर मिसमैनेजमेंट और बैड गवर्नेंस और करप्शन की वजह से उन जो ख़जाने हैं, जो मादनियात है, जो अफरादी क़ुव्वत है, जो पानी है, जो जंगलात है, उनसे फ़ायदा नहीं उठाया जा सका। और उसी का नतीजा है कि खैबर पख्तूनख्वा न सिर्फ ये कि उस रिपोर्ट के मुताबिक या मुक़र्रिरीन की तकरीरों के मुताबिक या जो की पॉइंट्स थे उनके मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा को मुश्किलात का सामना है, बदअमनी का सामना है, बल्कि खैबर पख्तूनख्वा पसमानदगी, गुर्बत और जहालत का भी सामना कर रहा है। सिराजुल हक साहब ने उस गैदरिंग में शिरकत की। सियासी बयानिया उनका यही था जो कि बिल्कुल डिफरेंट है और जेन्युइन है कि मौजूदा हालात न सिर्फ ये कि इमरान खान साहब इस्टबलिशमेंट बल्कि PDM की भी पैदा करता है, और जो सूरत हाल बनी है, जो हालात बने हैं, उसकी ज़िम्मेदारी तमाम फरीक़ैन पर आयद होती है, और ये कि हुकूमत डिलीवर करने में नाकाम रही है। मगर जो पुरअमन और खुशहाल खैबर पख्तूनख्वा के टाइटल से जो इवेंट किया गया, वो उसमें बहुत सी चीज़ें बहुत जेन्युइन थी। और सिराजुल हक साहब के बकौल अगर सूबे पुरअमन होंगे, खुशहाल होंगे, मजबूत होंगे, तो उससे पाकिस्तान मजबूत होगा। आपको याद भी है कि वज़ीर ख़जाना के तौर पर MMA के दौर में सिराजुल हक साहब ने बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई थी। जो NFC अवार्ड का जो हुजम था उसमें इजाफे के हवाले से, बैंक ऑफ खैबर के हवाले से, सूबे में शफाफियत लाने के हवाले से, जो वजारत ख़जाना है उसमें रिफॉर्म्स किए थे। उसके बाद उनके चंद और वज़ीरों ने भी उसी दौर में भी और उसके बाद 2013 और 18 के दौरान भी हम एक मिसाल दे सकते हैं। उनके एक वज़ीर सियाहत और सीनियर मिनिस्टर जो कि वज़ीर बल्दियात भी रहे हैं,
عنایت اللہ صاحب کی، ان کی کارکردگی بھی بہت بہتر رہی ہے۔ تو اس حوالے سے اگر آپ دیکھ رہے خیبر پختونخوا کے ایشوز پر، تو خیبر پختونخوا کے ایشوز پر یا مسائل پر جماعت اسلامی کو سٹانس کو اس حوالے سے بہت اہمیت حاصل ہے کہ ایک تو یہ پارٹی جو کہتی ہے اس پر عمل کرنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہے، اہلیت بھی رکھتی ہے، جذبہ بھی رکھتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سینیٹر مشتاق صاحب کی موجودگی میں، یا جس طریقے سے وہ آواز اٹھاتے رہے خیبر پختونخوا کے حقوق کے لیے، یا جس طریقے سے پارلیمانی لیڈر کے طور پر عنایت اللہ صاحب نے آواز اٹھائی ہے، تو یہ ایک بہت اچھا چینج ہے کہ زیادہ تر لیڈرشپ کا یا ممبران اسمبلی کا تعلق وہ خیبر پختونخوا ہی سے ہے، اور یہاں پر بہت زیادہ گنجائش موجود ہے جماعت اسلامی کے لیے۔ جو پلان پیش کیا گیا، جو ایجنڈا پیش کیا گیا، اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ کس طریقے سے 30 سے زائد محکموں کی ریشیڈولنگ کی جائے گی، ان میں ریفارمز لائے جائے گی، کس طریقے سے 40,000 میگا واٹ کی بجلی پانی کی سہولیات سے پیدا کی جائے گی۔ یہ بھی بتایا گیا کہ کس طریقے سے جابس کریٹ کی جائے گی، نوجوانوں کو جدید ٹیکنالوجی سے روشناس کرایا جائے گا، روزگار کے مواقع کس طرح پیدا کیا جائے گا۔ تو یہ ایک زبردست ڈاکومنٹ ہے جو نہ صرف یہ کہ خیبر پختونخوا کے مستقبل کے حوالے سے اگر کوئی پارٹی اقتدار میں آتی ہے، بلکہ جو مسائل ہیں ان کے جو بنیادیں ہیں اس کی نشاندہی بھی اس رپورٹ میں کی گئی ہے۔ اور شاید اسی کا نتیجہ ہے کہ اگلے روز لاہور میں پنجاب کے حوالے سے بھی ایجنڈا پیش کیا گیا، باقی صوبوں کے بارے میں الگ الگ ایجنڈے ہیں۔ تو یہ ایک اچھی کاوش ثابت ہوئی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ جماعت اسلامی میں وہاں پر موجود پشاور کی گیدرنگ میں موجود سینئر صحافیوں نے بتایا بھی کہ جماعت اسلامی باوجود اس کے کہ بہت منظم پارٹی ہے، باکردار لوگوں کی پارٹی ہے، لوور مڈل کلاس کارکنوں کی پارٹی ہے اور لیڈروں کی پارٹی ہے، اور اس پر کرپشن کے چارجز نہیں ہیں، مگر اس کو باقی پارٹیوں کی طرح قبولیت حاصل نہیں ہے۔ اس پر بھی بحث ہوئی ہے، مگر جو بنیادی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ایجنڈا مختلف صوبوں کے حوالے سے اور 18ویں ترمیم کے فریم ورک کے اندر رہتے ہوئے، یا 1973 کے آئین کے فریم ورک کے اندر رہتے ہوئے جس ڈیٹا کی بنیاد پر، جن ڈیٹیلز کی بنیاد پر یہ رپورٹس ترتیب دی گئی ہے اور پھر میڈیا کے سامنے پیش کی گئی ہے، وہ قابل ستائش ہے۔ اور باقی پارٹیوں کو بھی چاہیے کہ وہ اگلے الیکشن سے پہلے جو صوبوں کے معاملات ہیں خاص کر اس پر اسی طرح ورک بھی کرے اور اس کی پریزنٹیشن بھی میڈیا کے سامنے لے کر آئے تو بہتر ہوگا۔ بہت شکریہ۔